क्योंकि साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मानेंगे, ये तो भारत के संविधान में है। तो ये बताएं ना जो शाहीन बाग पे बैठे हैं कि ये तो इसी में लिखा है, बहुत संविधान का ध्यान आ रहा है, तो उसी संविधान में जनसंख्या नियंत्रण लिखा हुआ है, तो सरकारें क्यों डर रही हैं? अब तक की सरकारें डरी, समझ में आता है। आप तो वो निडर लोग हैं जो संविधान को ही अपना ग्रंथ मानते हैं। आपने तो इस संसद में पहला जीवन का चुनाव जीत के संसद की सीढ़ियों पर जब आपने माथा टेका तो आपने कहा यह मंदिर है, इसकी पवित्रता भंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसी मंदिर के अंदर जो किताब है जिसे आप संविधान कहते हैं, उसकी पवित्रता फिर कैसे भंग हो रही है? अगर कुछ लोगों ने किया, कुछ ऐसे लोग आए थे न जिनका कोई मजहब था न जिनका कोई धर्म था, जो लुटेरे थे, जिन्होंने भारत को बांट बांट कर राज्य किया, आप इस मुद्दे पे नहीं आए हैं। ना आपने वादा किया है, आपने वादा किया है कि भारत, वो भारत, हजारों साल पुराना भारत। और जब आप शब्द बोलते हैं तो आप 11,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंच के भी आपको भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र याद है। आपने भारत की सनातन संस्कृति का उल्लेख करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी विस्तारवादी ताकत को ललकारा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अपने हर उद्बोधन में कहता हूं, दुनिया भारत को 1947 से नहीं जानती, दुनिया भारत को हजारों साल पुराने उस ज्ञान से जानती है, उस पुरुषार्थ से जानती है, उन ऋषि मुनियों से जानती है कि जब साइंस नहीं थी तब ऋषि मुनियों को पता चल गया था कि पर्यावरण में भी सिर्फ एक ही मात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसको बचाना है तो उन्होंने उसके साथ आस्था जोड़ दी कि पीपल की पूजा करनी चाहिए। पीपल की पूजा करना मात्र उसको प्रोटेक्ट करना था। लोगों को समझाना मुश्किल था कि यह साइंस है। साइंस का शब्द इस्तेमाल नहीं किया तो उन्होंने कहा, उन्होंने तुलसी को भी माना क्योंकि तुलसी भी एक साइंटिफिक पौधा है। आज हमें पता चल रहा है, हमारे ऋषि मुनियों को हजारों साल पहले पता चल गया था, तो आप तो आज उसी परंपरा से आए हैं। इसलिए 11,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े होकर के जब आप सुदर्शन चक्र की बात करते हैं तो 3 दिन के बाद सुदर्शन चक्र का जिक्र करने से टेबल पे आके बैठ जाता है, बात करने लगता है। लेकिन ये वो दुश्मन है कि मौके की नजाकत समझ करके उसने पैर पीछे खींचे हैं। ये वो सभ्यता के लोग हैं जो 1000 साल की प्लानिंग करते हैं। लिहाजा पूरी दुनिया के ज्यादातर मुल्क आपके साथ खड़े हैं। ये मुद्दा हमेशा के लिए समाप्त करिए, तब तक बातचीत जारी रखिए। और जो कुछ आप कर रहे हैं, जिस तैयारी में आप लगे हैं, पूरी दुनिया आपके साथ खड़े होने पे मजबूर हो गई है। केसरिया हिंदू वाहिनी के लोगों, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी विजिल है। जैसे हम बचपन में मोहल्ले में कुछ लोग मिलकर के रात में चौकीदारी करते थे, आपकी जिम्मेदारी है कि आप राष्ट्र की चौकीदारी करें। इस राष्ट्र में जो आतंक फैलाना चाहते हैं, जो मजहब के नाम पे कत्लो गारत करना चाहते हैं, ये जो रात की महफिलों में इस देश को तोड़ने की ताकतें मजबूत करते हैं, जो कॉलेज में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहना चाहते हैं, जो जिन्ना वाली आजादी मांगते हैं, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नारे लगाते हैं कि हिंदुओं की कब्र खुदेगी एएमयू में, जो जादवपुर में है, जो हैदराबाद में है, जो आसाम में है, जो दिल्ली में है, ऐसी ताकतों को बेनकाब करिए। शारीरिक तौर पे ताकतवर बनिए और मानसिक रूप से प्रतिकार करने की क्षमता दिखाइए। दुनिया में हजारों लोग आए हैं, हजारों चले जाएंगे। जाने के बाद उन्हीं को याद रखा जाता है जो कुछ करके जाते हैं।
अपना नाम बड़ी गाड़ी खरीदने, बहुत बड़ा व्यापार करने में करोड़ों लोग हैं। किसी बिजनेसमैन का नाम आपको नहीं याद है, किसी बहुत बड़े चीफ जस्टिस का नाम आपको नहीं याद रहेगा। लोग इसको याद रखते हैं कि 1000 साल के बाद एक पराक्रमी राजा आया था, उसके लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण था, उसने राज सत्ता का इस्तेमाल राष्ट्र को मजबूत करने में लगाया, क्योंकि इस देश में 70 सालों से राज सत्ता का इस्तेमाल राष्ट्र को कमजोर करने में लगाया जा रहा था, उसे तोड़ने में लगाया जा रहा था। पूरी ईमानदारी के साथ इन कामों को करिए। सिकंदर रिजवी, मैं आपको फिर एक बार इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि जिस तरीके के कमेंट आ रहे हैं, मैं शायद उतना पढ़ नहीं पाता हूं, क्योंकि बोलते में उतना ध्यान मेरा वहां नहीं जाता है। केसरिया वाहिनी के देश भर में इतने सारे संगठन हैं, इतनी बड़ी गिनती में हैं, इन सब को जन जन तक बात को पहुंचाइए। और कोई आपसे यह सवाल करे कि भाई ये सब बातें आप कर तो रहे हैं, लेकिन ये कहां लिखा है, तो मैंने कोई काम ऐसा नहीं चीज बताई है जो आपके पास लिखित में ना हो। इसलिए एक नहीं कई किताबें हैं। आप कश्मीर के सिलसिले में किताब पढ़िए, कश्मीर 1947 द रिवाइवल वर्जन ऑफ हिस्ट्री, प्रेम शंकर झा की किताब है। किताब बहुत अच्छी है, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसी तरीके से एक छोटी सी किताब है फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, ये एनी बेसेंट ने लिखी है। एनी बेसेंट 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की शायद अध्यक्ष रही हैं, जहां तक मेरा ख्याल है। और उसके बाद में उन्होंने जो किताब लिखी 1922 में, उस किताब का नाम है फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। और वो अपनी किताब में ये बात कहती हैं कि जिस वक्त होम रूल की बात चल रही थी, उस वक्त अंग्रेज छोटी ताकतों से, दलितों से, पिछड़ों से, गरीबों से ये कहते थे कि आप होम रूल की डिमांड मत कीजिए, अगर होम रूल आ जाएगा तो ये ब्राह्मण आपके ऊपर राज करेगा। एनी बेसेंट में ये सच बात कहने की हिम्मत थी, उन्होंने ये सच बात कही है। आप उन किताबों को पढ़ें और पूरी ताकत से पढ़ें। और ये किताबें ऐसे लोगों ने लिखी हैं जिनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। इसमें बहुत सारे लोग लोहिया का नाम बहुत लेते हैं, लोहिया के नाम पे सरकारों पे काबिज हो जाते हैं। ये बात अलग है कि वो भी चंबल से आए हैं, लेकिन फिर भी लोहिया का नाम लेकर के कैसे राज सत्ता पे बैठते हैं। कैसे उन्होंने इस देश में एक आदमी जो भारत माता को डायन कहता है, जो शियाओं के कत्ल को वाजिब समझता है, सिर्फ एक एमएलए जो रामपुर का था, जिसका पूरा परिवार इस समय जेल में सड़ रहा है, जिसने गरीबों की नाजायज तरीके से गुंडागर्दी से जमीनें ले करके एक प्राइवेट लिमिटेड टाइप की यूनिवर्सिटी बनाई और उसने अपने आप को सरसैयद बनने की कोशिश की। लेकिन उसकी पिटाई रामपुर में 1966 में इतनी की गई थी क्योंकि उसने देश की सेनाएं जब सीमा पे जा रही थीं तो सड़कें खोदी थी। उन ट्रक्स में जिसमें साजो सामान जा रहा था, उस गद्दार ने तब उनके ऊपर पत्थर फेंके थे। उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि उस वक्त आई भी नहीं थी, उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर सहाय ने उसको बुरी तरह पीटा था और दिल्ली से ऑर्डर हुआ था उसको गोली मारने का। सहाय ने कहा, तू जवान लड़का है, शहर छोड़ दे। रातों रात भाग करके वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आया और फिर उसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जहर फैलाया और फिर मुलायम सिंह के साथ राजनीति की और समय समय पे ये कहा कि कारगिल का युद्ध तो सिर्फ मुसलमानों ने लड़ा था। उस खबीस ने, उस हरामुद्दहर ने, उस मरदूद ने फौज के अंदर भी बांटने की कोशिश की। लेकिन उसी ने कहा कि भारत माता डायन है। वो चंबल से आने वाले लोगों ने जो सत्ता में बैठे थे, ऐसे लोगों को प्रमोट किया। इसलिए राम मनोहर लोहिया का नाम लेने वालों से पूछिएगा कि किताब का नाम है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन।
ये राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। धज्जियां उड़ाती हैं उस मक्कार जिसका नाम इस देश में कोई लेता नहीं है, और उसको बड़े महान अंदाज में बताया जाता है, ओ हो कि उस मक्कार का नाम कोई ले ले। भारत का पहला शिक्षा मंत्री जिसका नाम था सैयद गुलाम मोइनुद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी। आप सोचिए जरा कैसे कैसे मक्कार इस देश में है। उसी इदारे से आया था जिससे मैं आया हूं। इसलिए लोहिया के नाम लेने वालों को कहिए कि ये किताब भी पढ़ें, और ये किताब पढ़ेंगे तब उनको पता चलेगा। इसलिए उनसे कहिए कि और किताब पढ़ने के लिए उनको पढ़ें पार्टीशन बाय बैरी वाइट। मैंने एक किताब अंबेडकर की आपको बताई दी है, उस किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। एक किताब और पढ़ें, इंडिया विंस फ्रीडम, लेटेस्ट किताब है। उसमें मक्कार मौलाना आजाद की पोल खुल गई है, उसने खुद खोली है। सच्चाई लिखने की हिम्मत नहीं थी जीते जी, मरने के बाद वो 30 पन्ने जोड़ दिए गए हैं। ये ओरिएंटल पब्लिकेशन की किताब है। 1988 में इसमें केस चला, सुप्रीम कोर्ट ने बचे हुए 30 पन्नों की परमिशन दे दी है। वो किताब मार्केट में कम मिलेगी क्योंकि कांग्रेसियों की पोल खोली है, इसलिए वो किताब मार्केट में नहीं है। एक किताब है एट होम इन इंडिया, द रीस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम। ये सलमान खुर्शीद की किताब है। इसका पेज नंबर 144 पढ़ लीजिए, क्योंकि अब समय उतना नहीं बचा है कि मैं किस विस्तार में जाऊं। आप उसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। बोस और गांधी हु गॉट इंडिया हर फ्रीडम, ये हमारे बुजुर्ग साथी, हमारे टीम के हिस्से, हमारी इस मुहिम के हिस्से मेजर जनरल GD बख्शी साहब ने लिखी है। इसको जरूर पढ़ें, ये अच्छी किताब है। इसी तरीके से एक किताब है मुस्लिम लीग अटैक ऑन सिख्स एंड हिंदू इन पंजाब बाय गुरबचन सिंह, ये गुरबचन सिंह तालिब। ये किताब भी आप पढ़ें। इन किताबों को आप पढ़ेंगे तो आप जो कुछ मैंने कहा है वो आपको मिलेगी। इसी तरीके से हमारे दोस्त की किताब है, उस किताब का नाम है कला संगम। उस किताब को लिखा है अजय देशपांडे ने। नागपुर में रहते हैं, बेहतरीन इंसान हैं, उनको कला का बहुत शौक है। इसका दूसरा कालखंड लिख रहे हैं। इसी के अंदर चैप्टर 3 में पंडित ओंकार नाथ के साथ सरदार पटेल का जो तार भेजने और उसका जवाब है, इस किताब में उसका वर्णन है। ये किताब वैसे तो इधर आपको कम मिलेगी, लेकिन आप ऑर्डर करेंगे तो किताब मिल जाएगी। इसका नाम है कला संगम खंड 1, अजय देशपांडे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और हिंदी का सुनहरा ताना बाना, कालखंड 1920 से 1960 की लिखी है। इसके बाद के दूसरे कालखंड को वो लिखेंगे। इसी के अंदर वो पूरी वर्णन है कि कैसे 15 अगस्त को रात के वक्त वो जब भारत की आजादी की घोषणा हो रही थी मध्यरात्रि में, तब वो वंदे मातरम पढ़ा गया। मैं समझता हूं कि अमित भाई और मृत्युंजय सिंह साहब, आप दोनों ने मुझे ये मौका दिया जिसकी वजह से मैं अपनी बात कह पाया, और मुझे लगता है कि आपके इस मौके से शायद मैं अपनी बात कहने में कामयाब रहा होगा, और शायद आपके जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं उन्होंने मुझे मेरी बातों को समझा होगा। सिकंदर रिजवी साहब, आप जहां भी हों, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इतने अच्छे, इतने बेहतरीन लोगों से मिलवाया, उन युवाओं से मिलवाया, क्योंकि मैं अपनी बात युवाओं से कहना चाहता हूं, क्योंकि यही कल के भारत हैं, इन्हीं को तय करना है। इनको इस उम्र में अगर हमने सच्चाई नहीं बताई तो ये सच्चाई बता के हम एहसान नहीं कर रहे, बल्कि इस धरती से जाने से पहले अपने ज़मीर को सिर्फ इतना ही साफ करके जा रहे हैं कि हमें किसी ने नहीं बताया तो हम शिकायत करते करते जिंदगी नहीं निकालना चाहते थे। हम एक आम नागरिक, एक ईमानदार नागरिक की तौर पे सच बताने के लिए आपके सामने आए थे। अब आप नए संसाधनों से जुड़े हैं, डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं, आपके पास ताकत भी है, आपके पास समय भी है, आपके पास रेफरेंस भी है,
और कोई आपको दिग्भ्रमित नहीं कर सकता। यही हमारी मॉरल ड्यूटी है, यही सिकंदर भाई कर रहे हैं, ये मैं ही कर रहा हूं, और वो तमाम सारे लोग जो देश भर में हैं, चाहे पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब हो, चाहे हमारे निखिल त्रिवेदी साहब हो, चाहे रेखा बंडवाल हो, चाहे गुजरात के अंदर जगदीश भाई हो, ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब कामों को सही तरीके से कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए, कैसे इसको घर घर तक पहुंचा जाए, कैसे ये प्रोग्राम समय पे हो जाए, उन साहब का नाम है, जो अक्सर मुझसे बीच बीच में छूट जाते हैं। अगर वो ना हो तो शायद मैं ये तमाम सारा इतना लंबा जो कार करता रहता हूं ये ना हो। वो बनारस के हैं, LLM करके आए हैं, यंग हैं, और उनका नाम है ओम नरेश यादव, जो तमाम तरीके के सारे कोऑर्डिनेट करते हैं। उन्हीं की वजह से मेरे और आपके बीच में ये बिना किसी विघ्न के ये पूरा संबोधन हुआ। आप सबको एक बार फिर और केसरिया हिंदू वाहिनी के तमाम सारे लोगों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।